गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम अध्याय 19 उत्सर्जी पदार्थ एवं उसके निष्कासन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि उत्सर्जन क्या है, किसे कहते हैं, कौन कौन से उत्सर्जी अंग विभिन्न प्रकार के जंतुओं में पाए जाते हैं तथा उत्सर्जन की क्रियाविधि व उसके महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। उत्सर्जन क्या है? देखिए, प्रत्येक जंतुओं में उपापचयी क्रियाओं या मेटाबॉलिक क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ विशेष प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं जिन्हें शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। देखिए, प्रत्येक सजीव कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की जीव रासायनिक अभिक्रियाएं संचालित होती रहती है, जिसके दौरान कुछ अनुपयोगी और विषैले पदार्थों का निर्माण होता है। ये पदार्थ शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते हैं तथा इन्हें शरीर से शारीरिक कोशिकाओं से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि इन्हें शरीर से बाहर न निकाला जाए तो ये शरीर में एकत्रित होने लगते हैं, जो है ना मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए उत्सर्जन द्वारा इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। विभिन्न जीवों में अनेक प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन के यौगिक। ये पदार्थ विशेष अंगों द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। ऐसे अंगों को हम उत्सर्जी अंग के नाम से जानते हैं। पौधों एवं प्राणियों दोनों में उत्सर्जन की क्रिया होती है, परंतु पौधों में उत्सर्जन हेतु किसी भी विशिष्ट प्रकार के उत्सर्जी अंग या अंगतंत्र नहीं पाए जाते। इसलिए पौधे अपने उत्सर्जी पदार्थों को पत्तियों में पाए जाने वाले स्टोमेटा द्वारा छालों, फलों व बीजों के माध्यम से शरीर से निष्कासित कर देते हैं। प्राणियों में सभी उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए विशिष्ट प्रकार के उत्सर्जी अंगतंत्र पाए जाते हैं। कशेरुकी प्राणियों में मुख्य रूप से उत्सर्जी अंग वृक्क होता है, जो गहरे लाल रंग का सेम के बीज की आकृति का होता है। वृक्क अपने लाखों वृक्क नलिकाएं, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, उसके माध्यम से रक्त को छानकर शुद्ध करता है और क्षनित वर्ज्य पदार्थों को मूत्र के माध्यम से निष्कासित कर देता है। तो इस प्रकार ये कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जन होता है, जिसका हम आगे विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हम। चलिए उसके बाद हम उत्सर्जन का अध्ययन करेंगे। देखिए, किसी भी प्राणी के शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उसे बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। विभिन्न प्राणियों में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अलग अलग विभिन्न प्रकार के जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन अलग अलग प्रकार से होता है। चलिए देखते हैं किन जंतुओं में किस प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ बनता है। इसके आधार पर जंतुओं को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। देखिए, उत्सर्जी पदार्थ भिन्न भिन्न प्रकार के बनते हैं ना, तो उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतु भी निम्नलिखित प्रकार के होते हैं और उसी के आधार पर उत्सर्जन भी निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला, अमीनोटेलिक प्राणी। देखिए, अमीनोटेलिक प्राणी किसको कहते हैं? तो वे प्राणी जो अमीनो अम्ल मतलब जिनमें उत्सर्जी पदार्थ है ना नाइट्रोजन युक्त अमीनो अम्ल होता है तथा जो अमीनो अम्ल को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में त्यागते हैं, उसे अमीनोटेलिक जंतु कहते हैं। जैसे कि यूनियन निम्लिया तथा इकाइनोडर्मेटा संघ के समस्त जंतु इस प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करते हैं। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे कौन से जंतु किस प्रकार का उत्सर्जन करते हैं। इसके बाद दूसरा है अमीनोटेलिक प्राणी। देखिए, अमोनोटेलिक। पहला वाला अमीनोटेलिक था, दूसरा वाला अमोनोटेलिक है। ठीक है, देखिए इसमें वे प्राणी आते हैं जिनमें उत्सर्जी पदार्थ जो है अमोनिया के रूप में निष्कासित किया जाता है या जिसमें अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बनता है। ठीक है, इस प्रकार के जंतुओं में है ना प्रोटीन के विघटन से अमीनो अम्ल बनता है और अमीनो अम्ल के विघटन के फलस्वरूप अमोनिया बनती है, जो अत्यंत विषैली तथा हानिकारक होती है और जल में घुलनशील होती है। इस कारण अमोनिया को अधिक समय तक शरीर में संचित नहीं किया जा सकता, अन्यथा ये है ना शारीरिक जल में घुल जाती है। इसलिए इसे अधिकांश है ना जंतु इसी रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। ठीक है, और इस प्रकार का उत्सर्जन प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनेलिडा, पॉलीकीटा के सदस्य और मोलस्का के सदस्य तथा
जलीय आर्थ्रोपोडा के सदस्य है ना अमोनिया को उत्सर्जित पदार्थ के रूप में निष्कासित करते हैं, इसलिए इन सभी जंतुओं को हम अमोनोटेलिक जंतु कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे। चलिए इसके बाद हम तीसरा देखेंगे यूरियोटेलिक प्राणी। ठीक है, या यूरियोटेलिज्म। देखिए ये ऐसे जंतु होते हैं जिनमें उत्सर्जित पदार्थ है ना यूरिया होता है। ठीक है, अर्थात ये यूरिया को उत्सर्जित पदार्थ के रूप में निष्कासित करते त्यागते हैं। ऐसे जंतुओं को हम यूरियोटेलिक जंतु या यूरियोटेलिज्म कहते हैं तथा इस क्रिया को हम लोग यूरियोटेलिज्म कहते हैं। क्लियर हो गया। देखिए इसमें क्या होता है, उपापचय के फलस्वरूप अमोनिया बनती है ना, मतलब अमीनो अम्ल के उपापचय के फलस्वरूप अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक है, और इस अमोनिया के द्वारा यकृत में यूरिया का निर्माण कर लिया जाता है। ठीक है, देखिए यूरिया अमोनिया की अपेक्षा कम हानिकारक होता है, अतः इसे हम कुछ समय तक शरीर में संग्रहित कर सकते हैं। ठीक है, यूरिया से देखो अमोनिया से यूरिया का निर्माण शरीर में अनेक रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप होता है। ठीक है, अर्थात यह एक चक्रीय प्रक्रम होती है जो चक्र के द्वारा चलती रहती, इसे हम लोग आर्निथिन चक्र कहते हैं। ठीक है, यूरिया के उत्सर्जन के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, अतः सभी स्थलीय जंतु और कुछ जलीय जंतु उत्सर्जित पदार्थों को यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं। ठीक है, याद रखेंगे यह क्रिया जो है यकृत के अंदर होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आप एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि मानव में उत्सर्जित पदार्थों का निर्माण अर्थात यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, तो याद रखेंगे यकृत में होता है। ठीक है, वृक्क केवल उत्सर्जित पदार्थों को निष्कासित करने का काम करती है, निर्माण करने का काम यकृत में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे मनुष्य यूरियोटेलिक प्राणी होता है। चलिए इसके बाद हम चौथा प्रकार पढ़ेंगे यूरिकोटेलिज्म या यूरिकोटेलिक प्राणी। देखिए ये ऐसे प्राणी होते हैं जिसमें उत्सर्जित पदार्थ यूरिक अम्ल होता है, अर्थात वे प्राणी जो यूरिक अम्ल को उत्सर्जित पदार्थ के रूप में त्यागते हैं उसे यूरिकोटेलिज प्राणी या यूरिकोटेलिज्म कहते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार यूरिक अम्ल जल में अघुलनशील होता है और कम हानिकारक होता है ना, इसलिए ये प्राणी उत्सर्जन में जल की हानि को सहन नहीं कर सकते, वह शुष्क वातावरण में रहते हैं। क्लियर हो गया। वे इस श्रेणी में आते हैं जैसे कि सरीसृप है, पक्षी है, व कीट वर्ग के प्राणी। इन सभी में उत्सर्जित पदार्थ यूरिक अम्ल होता है जो यूरिक अम्ल को उत्सर्जित पदार्थ के रूप में बाह्य वातावरण में निष्कासित करते हैं। तो इस प्रकार हमने है ना उत्सर्जन के आधार पे 4 प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स नोट करेंगे और उदाहरण सहित अच्छे से याद रखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे हम देखते हैं कि मानव में है ना भोजन के विभिन्न अवयवों के अपघटन से या उपापचय से कौन कौन से उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं। देखिए सबसे पहला, शरीर में जब कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपापचय होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल वाष्प उत्सर्जित पदार्थ के रूप में बनते हैं। ठीक है, दूसरा, भोजन के अवयव प्रोटीन के उपापचय से नाइट्रोजन जैसे उत्सर्जित पदार्थ है ना अमोनिया से अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल बनता है। उसके बाद तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे उत्सर्जित पदार्थ है ना को फेफड़े के द्वारा बाहर निकाला जाता है। आप लोगों को पता ही होगा कि हम श्वसन के थ्रू है ना वातावरणीय ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और जो शरीर में ऊतकों में बना कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको फेफड़े के द्वारा छोड़ते हैं। तो इसलिए हमारा फेफड़ा भी कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करने के लिए एक उत्सर्जी अंग की भांति होता है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड या नमक को आप जानते हो सभी पसीने के रूप में त्वचा से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और यूरिया को वृक्क के द्वारा। देखिए आप लोग को बताया गया कि उत्सर्जित पदार्थ के आधार पे जंतु 4 प्रकार के होते हैं है ना, एक अमीनोटेलिज्म, दूसरा अमोनोटेलिज्म, तीसरा यूरियोटेलिज्म और चौथा यूरिकोटेलिज्म। लेकिन एक अपवाद है, याद रखेंगे, मेंढक एक ऐसा प्राणी होता है जिसमें तीनों ही प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है। कैसे, तो देखिए मेंढक के लार्वा अवस्था को टेडपोल कहा जाता है जिसमें अमोनोटेलिक प्रकार का उत्सर्जन होता है, अर्थात ये अमोनिया को उत्सर्जित पदार्थ के रूप में निष्कासित करते हैं। उसके बाद वयस्क मेंढकों में यूरियोटेलिज्म प्रकार का उत्सर्जन होता है जो यूरिया को उत्सर्जित पदार्थ के रूप में निष्कासित करते हैं।
और जब मेढक सुषुप्तावस्था में होता है तो इसमें यूरिकोटेलिज्म प्रकार का उत्सर्जन होता है। ठीक है, मेढक में सुषुप्तावस्था भी 2 प्रकार का होता है, ग्रीष्म और शीत सुषुप्तावस्था। ठीक है, चलिए अब हम उत्सर्जी अंगों की बातें करेंगे कि है ना मनुष्य में मुख्य रूप से उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं। तो याद रखेंगे, मनुष्य में 3 प्रकार के उत्सर्जी अंग पाया जाता है। पहला वृक्क, दूसरा त्वचा और तीसरा फेफड़ा। ये तीनों ही विभिन्न प्रकार के पदार्थों को शरीर से निष्कासित करने का कार्य करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे हम किस प्रकार से करते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम पहला उत्सर्जी अंग वृक्क। ठीक है, देखिए मनुष्य में 2 वृक्क पाए जाते हैं जो सेब के बीज के आकार के होते हैं ना। इन्हें क्रमशः दाया वृक्क और बाया वृक्क कहा जाता है। ठीक है, देखिए मनुष्य में वृक्क का जो भार होता है वो 300 से 350 ग्राम का होता है। ठीक है, देखिए मनुष्य का वृक्क रक्त से यूरिया को छानने का कार्य करता है और वृक्क के द्वारा छाने गए मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। ठीक है, जबकि कार्बनिक पदार्थ के रूप में सर्वाधिक यूरिया ही होता है। देखिए वृक्क के निम्नलिखित कार्य होते हैं। वृक्क स्तनधारी और अन्य कशेरुकी जंतुओं में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुए अपशिष्ट पदार्थ है ना को गोमूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है, देखिए ये गोमूत्र नहीं होगा, गोमूत्र रहेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए, यह रक्त में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता व पीएच मान का नियंत्रण करता है। साथ ही यह रक्त के परासरण दाब और उसकी मात्रा का नियंत्रण भी करता है। तो इस प्रकार वृक्क है ना उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग होता है जो है ना उपर्युक्त प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करता है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स कार्यों को अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, कि उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत वृक्क जो कि मुख्य अंग होता है कि क्या क्या कार्य होते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे हम वृक्क के और कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को हम देखते हैं। उसके बाद हम चौथा कार्य देखेंगे। वृक्क रुधिर और उत्तर द्रव्य में मतलब अपशिष्ट पदार्थों में जल और लवण की मात्रा को निश्चित करके रुधिर के दाब को नियंत्रित बनाए रखता है। उसके अलावा पांचवा है रुधिर के विभिन्न पदार्थों का है ना वर्णात्मक उत्सर्जन कर वृक्क वर्णात्मक उत्सर्जन मतलब उत्सर्जी पदार्थों का चयन करके है ना उसे शरीर की मतलब अखंडता मतलब शरीर को ठीक है अखंडित या रोग से बचाने में सहायता करता है। ठीक है, इसके बाद है छठवां कार्य। यह शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने की अवस्था में है ना एंजाइम जो है एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का स्रावण करके लाल रुधिर कोशिकाओं को बनाने में मदद। चलिए उसके बाद दूसरा उत्सर्जी अंग है त्वचा। देखिए त्वचा मनुष्य का सहायक उत्सर्जी अंग होता है। देखिए त्वचा में है ना तेल ग्रंथि और श्वेत ग्रंथियां पाई जाती जो क्रमशः सीबम और पसीने का स्रावण करती है और यही मनुष्य की क्या होती है ना उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। देखे होंगे कि जनरली है ना त्वचा क्या होती है किसी किसी की ऑयली होती है, रीज़न कि उनमें तेल ग्रंथियों द्वारा अधिक मात्रा में तेल का स्रावण किया जाता है। ठीक वैसे ही पसीना जो है पसीने का स्रावण करती है। के बाद अगला है यकृत। देखिए यकृत मानव कोशिकाओं की आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य करती है जिसे आर्निथिन चक्र कहते हैं, अभी आपको बताया गया है। ठीक है, जहाँ पर है ना मानव शरीर से है ना नाइट्रोजन युक्त पदार्थों से यूरिया का निर्माण होता है। यह हानिकारक पदार्थ होता है जिसे शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है ना और इस प्रक्रिया में जो अंग तंत्र भाग लेते हैं उसे हम उत्सर्जी अंग तंत्र कहते हैं या उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। त्वचा, अश्रुग्रंथि, वृक्क आदि उत्सर्जी अंग होते हैं। ठीक है, तथा यूरिन का संग्रहण मनुष्य में है ना मूत्राशय के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो इस प्रकार याद रखेंगे जो अश्रु ग्रंथि और कान की ग्रंथि होती है कर्ण ग्रंथि वो भी है ना उत्सर्जी अंग के अंतर्गत। चलिए तो सभी स्टूडेंट्स इतना जो है अच्छे से तैयारी करेंगे। आगे का टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ठीक है, जहाँ पे हम मानव उत्सर्जन तंत्र का वर्णन करेंगे।